जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, ऐसे हर मंथ के फोर्टनाइटली हैंडआउट्स पढ़े हैं, है ना, यानी कि 15 डेज की जो न्यूज़ होती है इंपॉर्टेंट, उनको हमने पढ़ा है। और उसी के साथ साथ हम हर मंथ की जीके मंत्रा को भी पढ़ते हैं। तो आई होप कि सभी ने इससे पहले वाले मंथ की जीके मंत्रा पढ़ी होगी। तो हम सभी जानते हैं कि हाउ टू रीड जीके मंत्रा और कैसे उसे याद भी करना होता है। ठीक है, तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज की जो हमारी जीके मंत्रा है वो कौन सी है, तो आपकी अप्रैल जीके मंत्रा। तो आप लोगों ने अप्रैल का हैंडआउट पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अप्रैल मंथ की जो जीके मंत्रा, उसके अंदर हम सारे उसके इंटरनेशनल, नेशनल, साइंस एंड टेक और मिसलेनियस वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आपका स्पोर्ट्स होता है, इंडेक्स होते हैं ना, वो सारी की सारी आपको पता है कि कैसे आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी अप्रोच रखनी है ताकि आपको बेहतर तरीके से याद रह सकें। वो इससे पहले 2-3 मंथ की जीके मंत्रा में मैं आपको समझा चुका हूँ। तो हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज की जीके मंत्रा को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है उसमें, इंटरनेशनल। ठीक है, तो आते हैं इंटरनेशनल वाले सेक्शन पे। बिम्स्टेक, क्या हुआ बिम्स्टेक में, तो समझना, प्राइम मिनिस्टर विजिटेड बैंकॉक थाईलैंड फ्रॉम अप्रैल 3rd to 4th 2025। जो हमारे मोदी जी हैं वो कहाँ पर गए, थाईलैंड गए, बैंकॉक गए। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो रही थी, तो बिम्स्टेक की मीटिंग हो रही थी। तो क्या है समझना, बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। और ये एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों को मिलाकर बना हुआ है। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, बांग्लादेश। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1997 में बना होता है। किसके बाद, तो सिंपल याद रखना, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद इसको बनाया जाता है। इसका मेन पर्पज यही था कि जो आपके रीजन है बिम्स्टेक वाले, है ना, उस रीजन में जो बे ऑफ बंगाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, उन कंट्रीज का आपस में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है, इसका पर्पज है और कुछ भी नहीं है। तो इसकी इस बार की मीटिंग कहाँ पर हुई है, बैंकॉक, जहां पर मोदी जी जाते हैं। 6th मीटिंग इसकी हुई होती है। ठीक है, पहले इसका नाम बिम्स्टेक था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर उसके बाद इसके अंदर म्यांमार आ जाता है 1997 में, तो इसका नाम बिम्स्टेक हो जाता है। फिर 2004 में जब नेपाल और भूटान इसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसका नाम बदल के बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन रख दिया जाता है। ठीक है, इट ब्रिजेस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, उन सबको क्या करना है, हमें ऊपर बढ़ाना है, यानी कि उसका अपलिफ्टमेंट करना है, इसलिए बना होता है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना, ये हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी पार्ट है। हमारे यहाँ पर 2 पॉलिसी है, ध्यान रखना। एक का नाम क्या है, तो है लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो कब आई होती है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी आपकी, लुक ईस्ट पॉलिसी 1993 में। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि हम ईस्ट की तरफ देखेंगे। कल को अगर ऐसा होता है कि वेस्ट की तरफ से हमें कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम ईस्ट की तरफ भी अपना जो है सपोर्ट रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, तो उन्होंने क्या किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी लॉन्च कर दिया। तो कब होती है, 2014 में। तब से हम आसियान कंट्रीज के साथ और इन कंट्रीज के साथ क्या करते हैं, हम अपना ट्रेड वगैरह भी बढ़ाते हैं, ताकि इनके साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे बने रहें। ठीक है, तो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ था। मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था क्योंकि उस साल प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम अप्रैल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको इनेक्ट करती है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंजर्व द 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे टाइगर, लॉइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता। बट याद रखना, भारत के अंदर प्यूमा और जैगुआर नहीं पाया जाता है। और एक बात और याद रखना, ब्लैक पैंथर जो होता है वो इसका पार्ट नहीं है, बिकॉज ब्लैक पैंथर एक्चुअल में लेपर्ड ही होता है। उसके अंदर मेलानिज्म हो जाता है, उस मेलानिज्म की वजह से उसका स्किन कलर पूरा ब्लैक हो जाता है। दैट इज वाई हम उसे ब्लैक पैंथर कह देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसको जब 60 कंट्रीज रेटिफाई कर लेंगी तो ये किस में आ जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार ने 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, जिसमें उसमें खर्च किए जाएंगे 5 साल के लिए। ठीक है, और इसमें अभी कौन कौन से कंट्री हैं, तो याद रखना, इंडिया है, निकारागुआ है, एस्वातिनी है, सोमालिया है और लिबेरिया है। ठीक है, जब 60 कंट्री इसे रेटिफाई कर देंगी तब ये इफेक्टिव हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम।
अगला कौन सा है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम। तो रिसेंटली जो आपका यूनेस्को है, ठीक है, उसने मनुस्क्रिप्ट्स को ऐड किया है, जो कि एक है भगवत गीता, दूसरा आपका भारत नाट्य शास्त्र। तो दो याद रखना है, सिंपल सा फैक्चुअल डाटा है। यूनेस्को कब बना था, 1992 में। ये उन सभी चीज़ों को उसमें ऐड करता है जो हेरिटेज होती हैं, जो हेरिटेज की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसकी मनुस्क्रिप्ट के अंदर दो चीज़ें भारत की तरफ से ऐड की गई हैं, एक कौन सी है तो याद रखना भगवत गीता, और दूसरी कौन सी है, भारत नाट्य शास्त्र, ठीक है। जैसे भारत में आपने पढ़ा होगा अहोम डायनेस्टी का जो आपका वो था, अहोम डायनेस्टी की जो कब्र होती थी ना, उसको इसमें ऐड कर दिया गया था, ठीक है। हिंदुओं में हमेशा जलाया जाता है, लेकिन अहोम डायनेस्टी में उनको जलाते नहीं थे, दफना देते थे, ठीक है। तो हमने उसको भी उसमें ऐड कर दिया था, है ना। ऐसे बहुत सारे लगभग 44% हमारे पास क्या हो चुके हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, अजंता एलोरा केव्स होगी ऐसे। लेकिन अगर पूछे मनुस्क्रिप्ट में तो दो याद रखना, कौन कौन से, तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन एटलांटा। क्या है ऑपरेशन एटलांटा, तो सिंपल सा समझना, रिसेंटली द यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस, एक एक्सरसाइज है, ठीक है, ऑपरेशन का नाम है एटलांटा, हैज प्रपोज्ड ए ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी। तो सिंपल याद रखना, जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, उसकी जो नेवल फोर्सेज है वो हमारी इंडियन नेवल फोर्सेज के साथ एक एक्सरसाइज करने वाली है, जिसका नाम है ऑपरेशन एटलांटा, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था, 2008 में, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन की काउंटर पायरेसी मिशन है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वेसल्स, ठीक है, सर्वेलेंस ऑफ द आर्म्स एम्बार्गो ऑन द सोमालिया, मॉनिटरिंग ड्रग्स एंड आर्म ट्रैफिकिंग, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, कॉम्बेटिंग इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग को ये कंट्रोल करता है। तो अभी इंडिया के साथ एक्सरसाइज करने की बात कही जा रही है, और कुछ भी नहीं है, तो वन लाइनर में पढ़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, काफी बार हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया एंड इटली हैव एग्रीड टू डीपन देयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन अक्रॉस की सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी एंड द हाई टेक्नोलॉजी। हम उसके साथ क्या करने वाले हैं, इटली के साथ मिलकर इसको, या इटली ने इसे ज्वाइन कर लिया। तो क्या है ये, तो समझना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये 2020 में जब G20 हुई थी भारत में, उस G20 समिट में हम लोगों ने इससे स्टार्ट किया था। और हमारा टारगेट ये था कि जो हमारा इंडिया का जो पोर्ट है, जैसे बॉम्बे पोर्ट है, इस मुंबई पोर्ट को सीधा किससे जोड़ना है, यूरोप से जोड़ना है। तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें जैसे आपका हाइफा पोर्ट है इजराइल का, वहां से भी ये पास होगा, ठीक है। आपका जो चाबार पोर्ट है ईरान, वो भी इसमें आएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, इंडिया को पूरे मिडल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करना चाहते हैं, और उसमें अभी कौन ऐड हो चुका है, तो इटली ऐड हो चुका है। बस इतनी सी न्यूज़ है, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और ये कब स्टार्ट हुआ था, हमने G20 जब हुई थी भारत में न्यू दिल्ली में 2023 में पहली बार, तब हमने इसके प्रपोजल को रखा था, और कुछ भी नहीं है। द बीजिंग इंडिया रिपोर्ट, रिसेंटली द बीजिंग इंडिया रिपोर्ट है ना, आपने ये हैंडआउट में पढ़ा होगा अप्रैल 1 में, कि बीजिंग डिक्लेरेशन कब हुआ था, 1995 में। इसमें हमने वुमेन्स से रिलेटेड उनके 12 चैलेंजेस को उसमें डाला था, कि महिलाओं को दुनिया में ये 12 चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो उनको कैसे कम किया जाए, है ना, कैसे उनको हटाया जाए, उसके लिए बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था। 12 क्रिटिकल एरियाज फॉर एक्शन इंक्लूडिंग पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डिसीजन मेकिंग। द डिक्लेरेशन एम्फेसाइज्ड वुमेन्स राइट्स एज ह्यूमन राइट्स एंड प्रोमोटेड लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में भारत में, ठीक है, वो हमने उसमें ऐड कर दिया कि वो वुमेन्स के अगेंस्ट ही था। पोस एक्ट आपने पढ़ा होगा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस या एट वर्क प्लेस, 2013, ठीक है। आपने विशाखा गाइडलाइंस पढ़ी होंगी, ठीक है। विशाखा गाइडलाइंस कब आई थी, 1997 में, है ना, भवरी देवी वाला केस है ना, उसमें उसका रेप होता है, और उसके बाद वो एक सोशल वर्कर होती है ना, तो उसके बाद पोस्ट एक्ट वगैरह लाए जाते हैं। तो ऐसे इन चैलेंजेस को खत्म करना है, तो उसकी क्या होती है, मीटिंग होती है। तो इस बार की मीटिंग, इस बार की रिपोर्ट आई है, उसकी 30th एनिवर्सरी हो चुकी है, और क्या क्या भारत ने अचीव किया, बस वही लिखा हुआ है। तो 2-4 एक्ट, 2-4 ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पोक्सो एक्ट था, पोक्सो किसके लिए है, तो पोक्सो एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, जिसमें मेल फीमेल दोनों को काउंट किया जाता है। 18 साल से बिलो जो होते हैं ना, उनको उसमें काउंट किया जाता है, जेंडर न्यूट्रल है। किसी के साथ भी किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है बिलो 18 ईयर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो पोक्सो एक्ट उसमें कंसिडर होता है। इंडियाज प्रेसिडेंशियल विजिट टू पुर्तगाल एंड स्लोवाकिया, सिंपल वन लाइनर में याद रखना, जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो कहाँ पर गए, तो पुर्तगाल गए और स्लोवाकिया गए होते हैं, ठीक है।
represents a significant step in the India's foreign diplomacy, especially concerning strengthening engagement with the Europe, है ना। पुर्तगाल is the western most country in the continental Europe, आप जानते हो सबसे लास्ट है ना। वहीं से आपके वास्को डी गामा और ये सब आए होते हैं, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है। इट इज बॉर्डर्ड बाय द स्पेन ऑन द नॉर्थ एंड द ईस्ट एंड द नॉर्थ अटलांटिक ओशन ऑन द साउथ एंड वेस्ट। Portugal also administered two autonomous regions, the Madeira and the Azores archipelagos, located in the Atlantic Ocean. Lisbon, its capital, तो क्या है कैपिटल इसकी? लिस्बन। ये भी याद रखना, और याद रखना जहां भी हमारे डेलीगेट्स जाते हैं, जहां भी हमारे चीफ जाते हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे प्रेसिडेंट हो, तो उस कंट्री की कैपिटल, उस कंट्री की करेंसी आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। वो रैंडमली नहीं पूछता है, कहीं ना कहीं वो न्यूज़ में होता है तो पूछ लेता है, ठीक है। ये जो विजिट थी हिस्टोरिकल विजिट थी, क्योंकि इसमें हमने 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया पुर्तगाल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया एंड पुर्तगाल करंटली स्टैंडर्ड्स USD $1.5 बिलियन एंड इज विटनेसिंग स्टडी ग्रोथ, यानी कि हमारा पुर्तगाल के साथ लगभग $1.5 बिलियन का क्या होता है? ट्रेड होता है। नोटेबली पुर्तगाल वाज द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू साइन ए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट विद इंडिया, शोकेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल टू पीपल एंड द इंस्टीट्यूशनल टाइज। स्लोवाकिया भी आपके सेंट्रल यूरोप में पड़ता है, ठीक है। हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? तो याद रखना पार्ट ऑफ द हाई टैट्रास, ठीक है। कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है? डनूब रिवर, वार रिवर, हरॉन रिवर, ठीक है। जस्ट फैक्चुअल डाटा है, इसको जस्ट एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। ज्यादा काम का ये है कि कहाँ गए थे, उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी वगैरह पढ़ लेना बस, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, इंडिया सऊदी अरबिया बायलैटरल रिलेशंस। तो ये क्या है समझना, ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट टू जेदा, मोदी जी कहाँ गए हुए थे? जेदा, जो कि सऊदी अरब में है। द टू कंट्रीज आर सेट टू साइन एटलीस्ट 6 MOU, 6 MOU दोनों कंट्री साइन करने वाली थी। बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1947, हमारे बीच में हुए थे। लैंडमार्क विजिट सच एज दोज ऑफ किंग अब्दुल्ला 2006 में भारत आए थे, पीएम मोदी 2016 में वहां पर गए थे और 2019 में भी वहां पर गए थे। The relationship was upgraded to a strategic partnership council during PM Modi's visit in 2019. Both nations support a multipolar world order and cooperate in multilateral platforms such as G20, UN and OIC. India's exports to Saudi Arabia includes rice, machinery, textiles, chemicals and IT services. डिफेंस टाइज हैव विटनेस्ड ए बूस्ट थ्रू जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस, ठीक है। जैसे अल मोहद, अल हिंदी, है ना, हमारी एक्सरसाइज होती है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, तो वो सब प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट रीड एंड पास कर लेना एक बार, ठीक है। हाँ, जिस दिन मोदी जी वहां गए हुए थे उसी दिन हमारे यहाँ पर क्या हो गया था? पहलगाम अटैक भी हो गया था और मोदी जी वापस आ गए थे, आप जानते हो उस बात को, ठीक है। कौन कौन से 6 एग्रीमेंट थे वो याद रखना, एनर्जी कोऑपरेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बढ़ाना है, ठीक है, यूपीआई और ये सब, है ना। इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि आपके जो क्रिटिकल एनर्जी सेक्टर है उनके अंदर हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। फार्मास्यूटिकल ट्रेड को हमें बढ़ाना है, ठीक है, सऊदी मार्केट के अंदर। फिनटेक और बैंकिंग को हमें बढ़ाना है, कोलैबोरेट करना है और कल्चरल एक्सचेंज करना है। न्यू इनिशिएटिव्स इन टूरिज्म, फिल्म एंड एजुकेशन अंडर द विजन 2030। तो याद रखना कल्चरल एक्सचेंज का विजन 2030 रखा गया है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक टॉक्स ऑन द हज कोटा एंड लेबर वेलफेयर, उसके ऊपर भी बातें हुई। अब जानते हैं ना हज कोटा दिया जाता है मुस्लिम्स को जब हज यात्रा पे जाते हैं। इंडिया भूटान 6 ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग, ये भी जस्ट वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि जो 6th ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स की मीटिंग हुई है इंडिया और भूटान के बीच में, वो कहाँ पर हुई है? थिम्पू, ठीक है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान इज लैंडलॉक्ड हिमालयन कंट्री बॉर्डर्ड बाय द इंडिया इन टू द साउथ, ईस्ट एंड द वेस्ट, चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन टू द नॉर्थ। इंडिया स्टेट्स बॉर्डरिंग भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये उससे बाउंड्री शेयर करते हैं। ध्यान रखना आपको हर स्टेट के पता होना चाहिए कौन सी कंट्री से, कौन सी नेबरिंग कंट्री से कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है ना। बचपन MBA, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, है ना, उनकी टोटल लेंथ, बॉर्डर लेंथ, बाउंड्रीज जैसे मैकमोहन लाइन, है ना, आपकी LOAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, रेड क्लिफ लाइन, डुरंड लाइन, आपको एटलीस्ट ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी उसकी 6th मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना।
किंग ऑफ भूटान को हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। उनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? ऑर्डर ऑफ ड्रूक गायलपो, जो मोदी जी को दिया गया था अभी कुछ दिन पहले। वहाँ की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? मानस रिवर, जो 376 किलोमीटर फ्लो करती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कुछ फैक्चुअल डाटा और कुछ नहीं है। अगर वहाँ की करेंसी पूछे तो नगल्ट्रम इज द करेंसी ऑफ भूटान, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, Technology and Innovation Report 2025, India has been ranked 10th in the world with the significant private investment in artificial intelligence in 2023, according to the 2025 Technology and Innovation Report. It was released by the UN Conference on Trade and the Development. It seeks to address issues in science, technology, and innovation that are topical and important for developing countries in a comprehensive way, with an emphasis on policy relevant analysis and the conclusions. The 2025 edition of the report entitled Inclusive Artificial Intelligence for the Development, ये इसकी थीम थी। ठीक है, याद रखना, टाइटल था। इंडिया की रैंक कौन सी है? इंडिया 10वें नंबर पे है। बस ये दो बातें पढ़ के हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। It shows that just 100 companies, mostly in the United States and China, are behind 40% of the world's private investment in research and development. At the same time, 118 countries, mostly from the global south, are missing from global AI governance discussions. The report estimates that up to 40% of the global jobs could be affected by the AI. ठीक है, तो भारत की रैंक 10th है, बस इतना याद रखना। 2024 में हम 36 नंबर पे थे। ठीक है, इस बार हम 10th नंबर पे हैं, ध्यान रखना। ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये क्या है आपका? सीपरी। सीपरी क्या होता है? तो सिंपल याद रखना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या करता है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो सिंपल याद रखना, ये बताता है कि दुनिया में कितनी शांति है और कितनी शांति नहीं है। तो कैसे बताएगा कितनी शांति है? तो ये बताता है बेसिकली कि किस कंट्री ने किस कंट्री से कितने आर्म्स खरीदे, कितने बेचे। तो बेसिकली जो आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दैट इज सीपरी, है ना, करता क्या है? बना कब था? 1966 में। ठीक है, 61 में, है ना। करता क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्टॉकहोम में। ठीक है, ये वेपन्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बताता है कि उसका कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना उसका इंपोर्ट हुआ। ठीक है, तो इसने बताया कि इस बार सबसे ज्यादा किसने बेचे? यूएसए ने एक्सपोर्ट किए। इंपोर्ट करने वाले सबसे ज्यादा कौन है? यूक्रेन, है ना। रशिया यूक्रेन चल रहा है, तुम जानते हो। इंडिया ने सबसे ज्यादा किससे खरीदे? तो इंडिया ने सबसे ज्यादा वेपन किससे खरीदे? तो याद रखना, रशिया, देन फ्रांस, देन यूएसए। और यूएसए चाहता है कि सबसे ज्यादा मुझसे खरीदे, क्योंकि यूएसए की जीडीपी का 40% ऑलमोस्ट कहां से आता है? वेपन सप्लाई करके। तो कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसे बताता है? तो याद रखना, सीपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो डिपार्टमेंट है जो हमें किसके बारे में बताता है? वेपन्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बताता है। ठीक है, ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो $2.46 ट्रिलियन पहुंच चुका है 2024 में। ठीक है, जो कि पहले कितना था? 2.24 ट्रिलियन प्रीवियस ईयर में। मिलिट्री स्पेंडिंग जो है इंक्रीज हुई है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मिलिट्री स्पेंडिंग यूरोप की अगर बात करूं तो 17% बढ़ी है। ठीक है, $693 बिलियन हो चुकी है। द मेन कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल इंक्रीज, ठीक है, द मिलिट्री स्पेंडिंग बाय द यूएसए 5.7% बढ़ी है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द मिडल ईस्ट रीच्ड एन एस्टिमेटेड $243 बिलियन पहुंच चुकी है 2024 में। 60% of the world's military spending came from only 5 countries। कौन कौन सी? यूएसए, याद रखना 37%, डाटा याद रखना। उसके बाद आपका चाइना 12%, रशिया 5.5%, जर्मनी 3.3% और इंडिया 3.2%। इंडिया द 5th बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर। तो भारत कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे, ध्यान रखना। इन द वर्ल्ड इन 2024 इंक्रीज्ड इट्स स्पेंडिंग, ठीक है, $286.1 बिलियन हमने खर्च किया है, जो कि 1.6% ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से। इंडियाज मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2024 वाज नियरली 9 टाइम्स दैट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जितने हथियारों पे पैसा खर्च किया, इंडिया ने उससे 9 गुना ज्यादा खर्च किया है। चाइनाज मिलिट्री स्पेंडिंग रोज बाय 7% टू एन एस्टिमेटेड $314 बिलियन। चाइना अलोन अकाउंटेड फॉर हाफ ऑफ द डिफेंस स्पेंडिंग अक्रॉस द एशिया एंड द ओशियानिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी, 2 years after the countries adopted the high seas treaty,
डेलीगेट्स रिसेंटली गैदर्ड एट द फर्स्ट सेशन ऑफ द प्रिपरेटरी कमीशन मीटिंग इन द न्यूयॉर्क में हुई है। तो पढ़ा चुका हूँ पहले एक बार कि क्या होती है आईसीस ट्रीटी। जो आपका बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसके बियॉन्ड, उसके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जो एरिया है, उस एरिया में तुम क्या नहीं करोगे, आप एक्सट्रैक्शन नहीं करोगे, क्योंकि उससे मैरीन लाइफ को क्या होता है, नुकसान होता है। आपने पढ़ा होगा 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल जोन, up to 24 nautical miles contagious zone and up to 200 nautical miles क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो बियॉन्ड दैट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपने क्या नहीं कर सकते, वहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। करोगे तो रूल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो उसके ऊपर सीओपी भी होने जा रहा है। इसे बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन बीबीएनजे एग्रीमेंट भी कहते हैं, और इसी को हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड ओशियंस, ओशियंस को बचाने की पहली ट्रीटी अपने आप में। इट इज ऑल्सो नोन एज द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ द ओशियन, इसे पेरिस एग्रीमेंट ऑफ ओशियन भी कहते हैं। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना कि ग्लोबल टेम्परेचर को बिलो 1.5 रखना है, लेकिन नहीं हो पाया, तो अब अमेरिका ने उससे विड्रॉ कर लिया है, हम पढ़ चुके हैं पहले जनवरी-फरवरी में, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। और कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है, 14, क्या कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, लाइफ बिलो वाटर। There are total 17 sustainable goals and the target year for those is 2030, ठीक है। ये कब आ जाएगी फोर्स में, जब 60 कंट्रीज से फॉर्मली रेटिफाई कर देगी। उस रेटिफाई करने के 120 दिन बाद ये कंप्लीटली इफेक्टिव हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसका टारगेट है कि 30% ऑफ द सीज जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे लगभग 2030 से, ऐसा ही मान के बैठे हैं, लेकिन अभी बहुत से देशों ने इसे रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वही है 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। 3 गोर्जेस एट एंटार्क्टिक आई। तो चाइना जो है उसने, सिंपल याद रखना वन लाइनर में, चाइना ने एक टेलीस्कोप रखा है जिसका नाम है 3 गोर्जेस आई। China has recently launched the 3 Gorges Antarctic Eye 3.2 meter aperture radio millimeter wave telescope at the Zhongshan Station in Antarctica। अंटार्कटिका में जोंगसान स्टेशन पे रखा है। जैसे हमारे अंटार्कटिका में कौन से स्टेशन है इंडिया के, तो 2 स्टेशन आपको पता होने चाहिए। एक का नाम क्या है, तो याद रखना भारती, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट बनाया था हमने, और एक का नाम क्या है, मैत्री, ठीक है। एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है भारती, ठीक है। एक हमारे पास दक्षिण गंगोत्री भी था, लेकिन जो दक्षिण गंगोत्री था वो दक्षिण गंगोत्री हमारा क्या हुआ था, हमने 1984 में बनाया था, 1989 में वो क्या हुआ, आइस में सबमर्ज्ड हो गया। तो उसके बाद हमने 2 बनाए, एक बनाया हमने मैत्री 2008 में, एक बनाया भारती 2012 में। तो ये हमारे आज के दिन एक्टिव 2 हैं, ठीक है। ऐसे चाइना का कौन सा है, जोंगसान स्टेशन, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने रखा और कुछ भी नहीं है। It is a 2 meter radio millimeter wave telescope located at the Zhongshan station. It builds upon China's earlier achievements such as the Antarctic Survey Telescope. वहाँ पर वो क्या करते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये थेनी तमिलनाडु में बनी हुई है, ठीक है। यूएसए की भी है, चाइना की भी है, यूएसए चाइना वो सब लिखी हुई है, ठीक है। सिंपल से याद रखना। जैसे ट्राइडेंट चाइना की है, ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ये कहाँ पर रखा हुआ है, साउथ चाइना सी में है, और ये डीप सी न्यूट्रिनो एक्टिविटी को चेक करता है। ये सब अंटार्कटिका में होने वाली एक्टिविटीज को चेक करते हैं और कुछ नहीं, जैसे मैत्री भारती ये सब है ना। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो, देखो कुछ नहीं है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो कब बना था, ये बना था 1981 में, ठीक है। इसका काम ये था कि जो ऑल टाइप्स ऑफ मैरीटाइम फ्रॉड, माल प्रैक्टिस और पायरेसी होती है, आपने कभी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी देखी होगी, उसमें जो चोर होते हैं ना, समुद्री लुटेरे जो जहाज लूट रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमने क्या बना रखा है, मैरीटाइम ब्यूरो बना रखा, ठीक है। तो global maritime piracy and armed robbery incidents have seen a noticeable increase in the first 3 months of 2025, according to the International Maritime Bureau. It is a specialized division of the International Chamber of Commerce (ICC). It serves as the platform for cooperation and the information sharing among various stakeholders, including governments, shipping companies, and law enforcement agencies. By acting as a central hub for reporting and disseminating information on the maritime crimes, the IMB helps in preventing and combating piracy, armed robbery. उसमें काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में बना हुआ है। तो सिंपल सा याद रखना, 1 लाइनर का क्वेश्चन है।
Ream naval base. Ream naval base, Cambodia has gained attention due to the expansion backed by the China, raising concern about a potential Chinese military presence in the region. तो जो कंबोडिया का रीम नेवल बेस है वहां पे चाइना ने अपनी प्रेजेंस बना ली, तो ये न्यूज में आ गया और कुछ नहीं था। कहां पर है? तो कंबोडिया के गल्फ ऑफ थाईलैंड कोस्ट पर बना हुआ है, ठीक है, नियर सिनाऊ किले। इट हैज बिकम ए सिग्निफिकेंट फोकल पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल अटेंशन ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन एंड चाइनीज मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। तो ये न्यूज में आ गया और कुछ नहीं है, तो सिंपल वन लाइनर में पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। चाइना ने वहां बेस वगैरह बना लिया, तो ये न्यूज में आ गया, ठीक है। सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा है, हैज रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज वॉरशिप्स एट द बेस, heightening suspicious about the base potential role as a Chinese military outpost। तो चाइना उसे यूज कर रहा है और कुछ नहीं है। क्लोरोपाइरिफॉस, ये आई थिंक आपने अप्रैल 1 में पढ़ा होगा। क्लोरोपाइरिफॉस है ना, इनको भारत में बैन कर रखा है बिकॉज दीज आर हजार्डियस फॉर हेल्थ, है ना, और दीज आर द आपके क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो कीड़ों को मारने के लिए क्रॉप्स में यूज किए जाते हैं। मोर देन 40+ कंट्रीज बैन कर रखी हैं उसे, लेकिन भारत में ये यूज होता है, तो ये न्यूज में है, ठीक है। It is linked to the neurotoxicity, reproductive toxicity, irreversible brain damage onboard children में, and the ability to contaminate distant ecosystem due to its mobility। ठीक है, तो आपका जो पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क है वो भी इसे बैन करने की बात करता है। इवन आपके जो कन्वेंशन हुए हैं, जैसे रोटरडैम कन्वेंशन है, वो भी इसे बैन करने की बात करता है। कब हुआ था ये? 1998 में। और एक आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था? आपका 2004 में। ये भी इसे बैन करने की क्या करते हैं? बात करते हैं, लेकिन फिर भी इसे बैन नहीं किया जा रहा है। सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम, ये तो आपको पता होगा कि हमने पढ़ चुके हैं पहले कई बार कि जब पहलगाम अटैक होता है तो उसके बाद हमने क्या किया था? सार्क वीजा को खत्म कर दिया था। तो सार्क वीजा कब आया था? 1992 में। द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस दैट पाकिस्तानी नेशनल्स विल नॉट बी परमिटेड टू ट्रेवल टू इंडिया अंडर द सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम, है ना। अंडर द स्कीम सर्टेन कैटेगरीज, देखो ये इसलिए बनाया गया था कि जो कंट्रीज हैं जिनके आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट है, वहाँ के लोग भी भारत में क्या कर सकते हैं? एक दूसरे देशों में विजिट कर सकते हैं। तो जो सार्क है बेसिकली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द 8th of December 1985, और ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, साउथ एशिया कंट्रीज का। तो इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के देश में घूम सकते हैं, तो 1992 में इन्होंने एक वीजा बना दिया और कुछ नहीं है। और जैसे पहलगाम अटैक हुआ, हमने वो वीजा कैंसिल कर दिया, कोई भारत में पाकिस्तानी नहीं आ पाएगा। Under the scheme, certain categories of the dignitaries from the SAARC countries are issued a special travel document. This special instrument exempts them from the need for visas and other traveling documents. जैसे 24 कैटेगरीज हैं, जैसे डिग्निटरीज, जजेस, हाई कोर्ट के, पार्लियामेंट्रीज, मेंट्रियंस, सीनियर ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब जा सकते हैं, ठीक है। वीजा टिकट्स, visa stickers are issued by the respective member states to the entitled categories of that particular country. The validity of the visa sticker is generally for 1 year, 1 साल के लिए होती है ना, तो उसको हमने खत्म कर दिया था और कुछ नहीं है ना। हैंड आउट में भी हमने पढ़ा इसको। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आ जाता है कौन सा? नेशनल, ठीक है। नेशनल में देखते हैं सबसे पहले कौन सा है? पहलगाम। पहलगाम में जो टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ था, आई होप कि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर MIT वगैरह भी मिल जाएगी इसके ऊपर, है ना, काफी बार हमने पढ़ा भी है करंट अफेयर में, द हिंदू एनालिसिस में ना। 28 पीपल मोस्टली टूरिस्ट वर किल्ड इन ए टेररिस्ट अटैक, ठीक है, टोटल 26 मारे जाते हैं, ठीक है। Pahalgam is a popular hill station located in the Anantnag district in southern part of the Kashmir Valley, जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। ये आपका लगभग 90 किलोमीटर दूर है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। Known as the Valley of Shepherds, Pahalgam offers lush mountains, trails, dense forest and the scenic Leader River, है ना। यहाँ पर अमरनाथ केव टेम्पल के लिए जाते हैं तो लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो एक घूमने लायक जगह है, लोग वहाँ पर फोटोग्राफी कराने के लिए रुक जाते हैं ना। तो आपका एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ था, तो वहाँ पे आतंकवादी आते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं। तो कौन थे वो? तो याद रखना, TRF, है ना, द रेजिडेंस फ्रंट। और द रेजिडेंस फ्रंट है वो बना था 2019 में। और द रेजिडेंस फ्रंट किसका प्रोक्सी ग्रुप है? तो याद रखना, लश्कर ए तैयबा का, ठीक है। और लश्कर ए तैयबा का जो रेजिडेंस इसका प्रोक्सी ग्रुप है जो भारत में एक्टिव है, ऐसे आपने एक नाम सुना होगा, जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद का जो प्रोक्सी ग्रुप है भारत के अंदर, जो भारत में एक्टिव है, उसका नाम क्या है? कश्मीर
टाइगर्स, और कश्मीर टाइगर्स कब बना होता है? 2020 में बना होता है। तो इन लोगों ने उसकी जिम्मेदारी ली, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमने मारा था। उसके बाद फर्दर अगर आप लोग द हिंदू एनालिसिस वगैरह देखते हो तो आप जानते हो कि यूनाइटेड नेशन ने भी इसे क्या डेजिग्नेट कर दिया है, तो एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसको? आपके TRF को कर दिया है, ठीक है। तो उन लोगों ने उनको मारा होता है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था 2023 में ही अंडर द UAPA। UAPA कब आया था? 1967 में। द मिनिस्ट्री साइटेड इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस ऑन सोशल मीडिया टू रेडिकलाइज एंड इंसाइट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। उसके बाद हमने क्या किया? इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। आप जानते हो, हमने काफी बार पढ़ा हुआ है ना। ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान लेता है, 20% पानी पाकिस्तान जाता है। नीचे की 3 नदियों का 80% पानी भारत लेता है, 20% पाकिस्तान जाता है। उसी के ऊपर रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और किशन गंगा पावर जो पावर प्रोजेक्ट उस पर डिस्प्यूट चल रहा है अभी एट प्रेजेंट, आप जानते हो इन बातों को, ठीक है। तो क्या था वो? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी, उसको हमने सस्पेंड कर दिया था। हमने कहा कि पानी हम नहीं देंगे, ठीक है। सिंपल से याद रखना। हमने अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया था, ठीक है। हमने सार्क वीजा एग्जाम्पशन को खत्म कर दिया था। हमने कह दिया था 48 आवर्स के अंदर पाकिस्तान के सारे नेशनलिस्ट वहां से भाग जाएं, वापस चले जाएं, ठीक है। तो ये सब काम हमने किए होते हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान पे क्या किया? तो पाकिस्तान के ऊपर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया होता है, ठीक है। ये सब हमने किस पे किया था? ये सब हमने किया था पाकिस्तान पे। और वो ऑपरेशन सिंदूर किस पे करेंगे? तो वो हमने किया था टेररिज्म के ऊपर, टेररिस्ट के ऊपर, है ना। बहावलपुर और उसमें हमने मिसाइलें मारी होती हैं, ठीक है, ब्रह्मोस वगैरह ये सब, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? तो हमने उसको सस्पेंड कर दिया था। कब साइन हुई थी? तो 1960 में। वर्ल्ड बैंक उसमें मीडिएटर था। करवाने वाला कौन था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सिंपल याद रखना, हेग, ठीक है, नीदरलैंड। लेकिन मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान लेगा, 20% भारत। इन 3 नदियों का 80% भारत, 20% पाकिस्तान। तो हमने इसके पानी को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं उसको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कहते हैं, और जो नीचे वाली 3 नदियां उनको ईस्टर्न रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। This arrangement means that 80% of the total water volume was granted to Pakistan while India received the remaining 20%, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। Held initiative, what is held initiative? The Union Home Minister recently unveiled the held initiative to combat liver disease। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना कि हमारे यहाँ पर लीवर डिजीज बहुत है। अगर हर आदमी को अगर आप स्कैन करोगे, अगर चेक करोगे तो हर 3 में से 1 आदमी को आपको लीवर डिजीज मिल जाएगी, फैटी लीवर मिल जाएगा। और फैटी लीवर 2 तरीके का होता है, एक होता है अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक तो होता ही है, बहुत से लोगों को नॉन अल्कोहलिक भी होता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया? जैसे भारत में डायबिटीज बहुत है, भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। हेल्ड, हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन इसका नाम रखा गया है। इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशन वाइड इनिशिएटिव, पूरे भारत में इसको चलाया गया ताकि किसको टैकल किया जा सके? लीवर डिजीज को। इट वाज लॉन्च्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और कुछ नहीं है। हेल्ड इज एनविजन्ड एज अ मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम कंबाइनिंग पब्लिक एजुकेशन, अर्ली स्क्रीनिंग, ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, उन सबको बताएगा, तो वन लाइनर में पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। ILBS कब बना था? तो 2009 में बना था। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ने इसको बनाया होता है, ठीक है। किससे? अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से इसको बना था। ILBS इज ए मोनो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विच मीन्स दैट इट प्रोवाइड्स प्राइमरली लीवर एंड बाइलरी केयर, उसी को ये बताता है, ठीक है। स्पेशलिस्ट लीवर के, और कुछ नहीं है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 क्या है समझना? द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 फॉर द पीरियड 2024-29 एज ए 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम। 2023 में आई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए इसको लाया गया था। अब इसका दूसरा वर्जन आ रहा है। बस ये है कि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं हमारे, उन बॉर्डर एरियाज के अंदर जो गांव वगैरह होते हैं, वहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना होता है। वहाँ पर हमें जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रोड्स, ना पानी की व्यवस्था, ये सब करनी होती है, ठीक है। तो इसका दूसरा वर्जन आ रहा है, और कुछ भी नहीं है, तो वन लाइनर में याद रखना, सिर्फ बॉर्डर एरियाज के लिए है, ध्यान रखना। द प्रोग्राम कवर्स द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? इंप्रूव लिविंग कंडीशंस एंड क्रिएट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन द बॉर्डर विलेज, ठीक है।
स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी बाय इन्वॉल्विंग लोकल पॉपुलेशंस, कंट्रोल ट्रांस बॉर्डर क्राइम, ठीक है, ये सब करने के लिए लाया गया था। VVV वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 विल बी 100% सेंटर फंडेड प्रोग्राम, जिसके अंदर 6,839 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसके अंदर कौन कौन से चीजें हैं, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, इन सबको इसमें कवर किया गया है। तो सिंपल सा याद रखना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम, क्या है पढ़ना। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट एज ए सब स्कीम ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो जो आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी, उसी की एक नई सब स्कीम लाई गई है जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट। इट इज ए सब स्कीम ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका आउटले कितना है, 1600 करोड़ रुपए, और ये 2025-26 के लिए काम करेगी। The key goal of the CADWM is to modernize the irrigation water supply network, ensuring that irrigation water reaches the designated farming clusters from the existing canals or other water sources। मतलब खेतों तक पानी पहुंचना चाहिए, उसको इंश्योर करने के लिए स्कीम लाई गई है। तो सिंपल वन लाइनर में पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। एमिशन ट्रेडिंग scheme. The Surat Emission Trading Scheme is the world's first market-based mechanism specifically designed to control particulate air pollution. तो जो आपका PM होता है पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लाया गया, एक एमिशन का सिस्टम लाया गया। एंड एमिशन ट्रेडिंग स्कीम इज अ रेगुलेटरी टूल दैट एम्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। कंपनीज को क्या दिया जाएगा, इकोनॉमिक इंसेंटिव दिया जाएगा। अंडर ETS ए कैप इज इम्पोज्ड ऑन द टोटल परमिसिबल एमिशंस। इंडस्ट्रीज रिसीव्स एमिशंस परमिट्स व्हिच कैन बी बॉट एंड सोल्ड अलाउइंग कंपनीज टू ट्रेड पोल्यूशन राइट्स। इसमें कैप एंड ट्रेड का फॉर्मूला है कि मान लो मेरी कंपनी है और एक कैप लगा दिया गया, इससे ज्यादा अगर पोल्यूशन करोगे तो इतना इंसेंटिव मिलेगा, कम करोगे तो इतना मिलेगा। मैं कम से कम पोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे वही कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। कौन सा टारगेट ये 2070 इंडिया का, 2050 वर्ल्ड का। तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कोयले से कंपनी चलाऊंगा, एनर्जी बनाऊंगा तो पोल्यूशन होगा, है ना, तो मेरे को इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो मैं सोलर पे चला जाऊंगा, विंड पे चला जाऊंगा, हाइड्रो पावर पे चला जाऊंगा, तो क्या होगा, इंसेंटिव भी मिलेगा। समझ गए। तो ऐसे करके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्कीम लाई गई है ETS। द सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च्ड इन 2019, 2019 में आई थी। इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ETS फोकस, दुनिया की पहली, ये ध्यान रखना, ऑन ट्रेडिंग पार्टिकुलेट पोल्यूशन, CO2 नहीं है उसमें, एंड इंडियाज फर्स्ट एमिशन मार्केट फॉर एनी पोल्यूटेंट। इट टारगेटेड 342 हाई एमिटिंग इंडस्ट्रीज मेनली इन द टेक्सटाइल सेक्टर विच यूज सॉलिड फ्यूल्स लाइक कोल एंड इग्नाइट, इसके लिए लाया गया, ठीक है, एंड लिक्विड फ्यूल्स लाइक डीजल, ठीक है। तो सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना, व्हाट इज सूरत ETS। कनड्डी पाया, कनड्डी पाया क्या है, तो ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है केरला का, जिसको हमने क्या दे दिया, GI टैग, ठीक है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, GI टैग क्यों दिए जाते हैं, तो GI टैग दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेस क्वालिटीज और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन, तो उनको दे दिया जाता है, ठीक है। 10 साल के लिए मिलता है, ठीक है, उसके बाद दोबारा से लेना पड़ता है। सबसे पहली बार दार्जिलिंग टी को दिया गया था, ठीक है, 2004-05 में। 1999 में इसका एक्ट आया था, सिंपल सा याद रखना। ये किसी भी खाने पीने के प्रोडक्ट को दिया जा सकता है, किसी भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को भी दिया जा सकता है, ताकि उस इलाके की, उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन की क्या बना सके, इकोनॉमी बूस्ट कर सके। दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज द GI टैग, ठीक है। Blue washing. The Central Pollution Control Board has recently introduced a new category of the industries called blue category, which falls under the essential environmental services. तो हमारे यहाँ पर एक एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंडर में एनवायरमेंट को बचाने के लिए हमने क्या किया, कुछ लेबल बना रखे, उसमें हमने ब्लू वॉशिंग को ऐड कर दिया, और कुछ नहीं है। तो ऑनलाइन में याद रखना, ब्लू वॉशिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ पोर्ट्रेइंग polluting industries as environment friendly by categorizing them under less polluting or the cleaner industry labels. This term is now used to describe the reclassification of highly polluting waste to energy
industries by the Central Pollution Control Board. The blue category is introduced as part of the subset of EES activities like composting, biogas plants, sewage treatment and material recovery facilities. तो इसको ब्लू कैटेगरी का नाम दिया गया है और कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास कुछ और कैटेगरीज बनी हुई है, वाइट कैटेगरी जो लीस्ट पॉल्यूटिंग है, ग्रीन कैटेगरी ठीक है जो 21 to 40 तक पॉल्यूशन करती हैं, रेड कैटेगरी, और अभी हमने क्या बना दी, ब्लू कैटेगरी बना दी और कुछ नहीं है। ऑपरेशन चक्रा 5 क्या है, तो हमारी जो CBI है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कब बनी थी, 1963 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ना। और इसका आज के दिन चेयरमैन कौन है, तो ये भी याद रखना, चेयरमैन कौन है, प्रवीण सूद है ना, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं प्रवीण सूद है ना। अभी जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय वो है, बाद में बदल जाए तो आप अपडेट कर लेना, ठीक है। लॉन्च ऑपरेशन चक्रा 5 अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइबर क्राइम, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट ना, आजकल देखा होगा डिजिटल अरेस्ट करके स्कैम करके लोगों को लूट लेते हैं, उससे बचने के लिए हमने क्या किया, ऑपरेशन चक्रा 5 लॉन्च किया है और कुछ नहीं है, ठीक है। It is a multidisciplinary investigation agency of the Government of India that investigates corruption-related case, economic offences and cases of conventional crime. As India's foremost investigative agency, it provides a centralized mechanism for the highest quality investigations, ठीक है। और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था ये, तो याद रखना ये आपके संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना होता है, ठीक है। कौन सी कमेटी, संथानम कमेटी, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर आपकी CBI बनी थी, ये भी ध्यान रखना। ये पावर कहाँ से पाती है, तो दिल्ली पुलिस स्पेशल जो एक्ट आया था 1946 उससे उसको पावर दी गई है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट फिक्सेज टाइमलाइन फॉर द गवर्नर्स असेंट ऑन द स्टेट बिल। देखो होता क्या था, मैंने कहा कोई बिल आया, ठीक है, पहले जाएगा किसमें, आपके विधानसभा में, और अगर वहाँ पे विधान परिषद है तो वहाँ भी चला जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं क्योंकि 6 स्टेट में है। फिर जाएगा गवर्नर के पास, तो गवर्नर अगर उसके ऊपर साइन कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। लेकिन गवर्नर अगर साइन नहीं करता और गवर्नर उसे होल्ड कर लेता है, तो गवर्नर उसे बहुत टाइम तक होल्ड करके रखता था, तो टाइम लिमिट डिसाइड नहीं थी। तो कुछ स्टेट है जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी ना, वो स्टेट चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास है ना। हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं हैंडआउट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कम से कम 3 मंथ के अंदर आपको क्या करना होगा, बिल को पास करना होगा या उसे रिजेक्ट करना होगा। तो किसे कंट्रोल कर दिया, गवर्नर को। फिर एक पर प्रॉब्लम आती है कि गवर्नर जो होता है वो आर्टिकल 200 का यूज करते हुए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस बिल को पास कर देता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास टाइम लिमिट नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट को भी इन्होंने कहा कि तुम्हें टाइम लिमिट दे देते हैं, तुम भी 3 महीने में से पास कर दोगे, ठीक है। तो वो वाली न्यूज़ है, देखते हैं क्या होता है। इसी के चक्कर में तो जस्टिस वर्मा उसमें फंसे होते हैं ना। The Tamil Nadu government approached Supreme Court citing deliberate delay by the governor. 12 bills were pending assent, 2020 से पेंडिंग है, ठीक है। तो वो चले गए कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया। आर्टिकल 200 डील्स विद द पावर्स ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। द गवर्नर कैन गिव assent, withhold और रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ठीक है। आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट्स वीटो पावर ऑन द बिल्स रिजर्व्ड बाय द गवर्नर। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट्स प्लेनरी पावर टू इंश्योर द कंप्लीट जस्टिस। तो याद रखना आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, और सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस जब करता है जब उसको लगता है कि कोई समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी डिसीजन दे सकता है, बस फंडामेंटल राइट या बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 का यूज किया और दोनों को टाइमलाइन दे दी। ये न्यूज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। और ऐसा उस स्टेट में हो रहा है जिस स्टेट के अंदर बेसिकली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर नहीं है, क्योंकि वहां पर बिल पास होगा नहीं। देखो एक्चुअल में ये होता है, विद होल्ड 1 महीने के लिए कर सकते हो, लेकिन आपको 3 महीने के अंदर उसको रिटर्न करना होगा, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि मेरी स्टेट में सरकार आए, मैं स्टेट में सरकार बना लिया और मैंने वादा किया कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं करना चाहता हूं, मैं बिल लाना चाहता हूं, मैं एक्ट बनाना चाहता हूं, बट गवर्नर पास ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द रूलिंग पार्टी। अब मेरा काम ही नहीं हो रहा है, मेरे 12 बिल पेंडिंग है, जैसे मैंने अभी कहा तमिलनाडु के साथ, तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के, मेरे को तो काम नहीं करने दिया जा रहा। अब एक्चुअल में आम जनता को पता नहीं है, जनता को लगेगा कि ये तो झूठ बोल के आया, तो 5 साल इसने कोई काम नहीं किया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह देगी, जो भी पार्टी है, कि अगर हम होते तो ऐसा कर देते, तो लोगों ने उन्हें जिता दिया, उनकी सरकार आ गई। अब जैसे उनकी सरकार आई तो गवर्नर भी उन्हीं का, सारे बिल पास हो गए।
लोगों को लगा कि पहले वाली पार्टी बेवकूफ़ बना रही थी, जबकि ये हो रहा होता पीछे, समझ गए। तो इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो पहले लिमिट नहीं थी, अब लिमिट को डिसाइड कर दिया गया है। इतनी सी बात है। आई होप कि आपने हैंड आउट में भी इसे पढ़ा होगा, है ना। जी के मतलब में जस्ट हम रिवीजन पर्पज से पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट इन द एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025, तो याद रखना जस्ट एक बिल है, जब साइन हो जाएंगे प्रेसिडेंट के तो एक्ट बन जाएगा। द राज्यसभा रिसेंटली पास, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा के पास जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट इन द एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025 विच सीक्स टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन द लीजिंग ऑफ एविएशन इक्विपमेंट। जब भी कभी आप एविएशन इक्विपमेंट को लीज पर दोगे तो आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन को मानना पड़ेगा पास करने के लिए, बट भारत में ऐसा नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा हिली रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कितने इंसिडेंट होते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं ना, ये सब होता है, तो उनको मानना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बिल पास कर दिया है। द बिल एम्स टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पर्टिकुलरली द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन द मोबाइल इक्विपमेंट, जिसे हम केप टाउन कन्वेंशन भी कहते हैं, 2001 का, याद रखना, एंड इट्स प्रोटोकॉल ऑन एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट। इंडिया बिकेम ए सिग्नेटरी टू दीज एग्रीमेंट्स इन 2008, ठीक है, 2008 में साइन कर दिए थे। दीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर डेजिग्नेटेड या डिजाइन टू सिक्योर द राइट्स ओवर हाई वैल्यू मोबाइल एसेट्स सच एज द एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड द इंजन्स, thereby ensuring greater legal clarity and the uniformity. The bill is designed to bring these international agreements into India's legal framework, ensuring that creditors and the stakeholders in the aviation leasing space are protected under the clear guidelines. तो उसी के लिए इसको लाया गया। तो जब पास हो जाएगा तब हम इसे दोबारा एक बार पढ़ लेंगे। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ठीक है। रांची इज सेट टू बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द झारखंड टू इंप्लीमेंट ए लार्ज स्केल कैंपेन फॉर स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। बताया था ना सभी के, अगर तुम स्कैन करोगे, एक रिपोर्ट आई थी, हर 3 में से एक आदमी को क्या है, फैटी लीवर है। तो उसके लिए अगर वो फैटी लीवर एल्कोहलिक है या नॉन एल्कोहलिक, तो उसके लिए क्या बनाया गया है, एक फैसिलिटी बनाई गई। कहाँ पे, रांची में। NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, is known as metabolic dysfunction associated steatotic liver disease, is the term for a range of conditions caused by the buildup of fat in the liver. This buildup of the fat is not caused by the heavy alcohol use. When heavy alcohol use causes fat to build up in the liver, this condition is called alcoholic associated liver disease. ठीक है, तो उसके लिए इसको बनाया गया, सिंपल सा याद रखना। पीएम इनोग्रेटेड न्यू पम्बन ब्रिज, ये भी हमने हैंड आउट में पढ़ा था। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पम्बन ब्रिज को क्या किया है, इनोग्रेट किया है। कहाँ पर, तो आपके तमिलनाडु में, रामेश्वरम में, ठीक है। पम्बन रेल ब्रिज, ये आपका रेल ब्रिज है, ठीक है। इज ए हिस्टोरिक कैंटिलीवर ब्रिज दैट कनेक्ट्स रामेश्वरम आइलैंड को, ये मेन आइलैंड से जोड़ता है, 1914 में जुड़ा था। इट हैज सर्व्ड एज द वाइटल ट्रांसपोर्टेशन लिंक फॉर ओवर ए सेंचुरी। अब हमने इसके अंदर किसको जोड़ दिया है, तो रेल को भी पास करवा दिया, और कुछ नहीं है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन 2025 से अभी वर्टिकल लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 मीटर की क्लियरेंस मिल जाएगी, नीचे से शिप पास हो जाएंगे और ऊपर से ट्रेन भी इसमें से पास हो जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल से फैक्चुअल डाटा याद रखना, ठीक है। हैंड आउट में भी हमने पढ़ा हुआ है इसको। पीर पंजाल रेलवे टनल, ये भी एक वन लाइनर का क्वेश्चन है। द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कंप्लीशन मार्क्ड बाय द Katra Sangaldan section ensures year-round faster rail access to the Kashmir Valley. Also known as the Banihal Railway Tunnel, is currently India's longest transportation railway tunnel, measuring 2 किलोमीटर in the length. तो इसका भी क्या कर दिया गया है, कंप्लीट हो चुकी है. तो वन लाइनर में याद रखना, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का पार्ट है. ये कनेक्ट करती है आपके कश्मीर वैली को बनिहाल से जम्मू के अंदर. इट इज द ओनली ब्रॉड गोज माउंटेन रेलवे टनल इन द कंट्री एंड द पार्ट ऑफ द USBRL's 202 किलोमीटर कोर सेगमेंट. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालय पीर पंजाल. ठीक है, तो सिंपल से 2-4 बातें याद रखना. ठीक है, वन लाइनर में इसको याद रख सकते हो. जैसे यहाँ पे जवाहर टनल भी है जो 2.5 किलोमीटर की है, जो बनिहाल पास को कनेक्ट करती है बनिहाल से. ठीक है, चीता रिलोकेशन फ्रॉम कूनो टू गांधीनगर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रोजेक्ट चीता था, है ना, जिसमें हम चीता लेकर आए थे नामीबिया से और आपके साउथ अफ्रीका से. तो अभी हमने क्या किया, उन चीताओं को रिलोकेट कर दिया. कहाँ पर रिलोकेट कर दिया, तो सिंपल सा याद रखना, हमने उन्हें रिलोकेट किया कहाँ पे, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. ठीक है, कूनो नेशनल पार्क से उन्हें कूनो में रखा गया था. चीता भारत से कब एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो चीता भारत से एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में. ठीक है, तो दोबारा से इनको लाया गया था.
प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू हुआ था। 8 चीता नामीबिया से लाए गए थे, 12 साउथ अफ्रीका से, कूनो नेशनल पार्क एमपी मध्य प्रदेश में उन्हें रखा था, लेकिन प्रोजेक्ट को कुछ सेटबैक फेस करने पड़े। उसके बाद 8 अडल्ट और 5 जो बच्चे थे वो मर जाते हैं, तो हमने उनको रिलोकेट करने की ठान ली और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल से याद रखना। कहाँ पे? गांधी सागर में, है ना। उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 90 to 95 डेज का होता है। ठीक है, और 3 से 5 कब को जन्म देते हैं। उसका IUCN स्टेटस क्या है? तो रेड स्टेटस है उसमें। ठीक है, सॉरी, वल्नरेबल स्टेटस है। कौन से एक्ट के अंडर हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके अंडर प्रोटेक्ट करते हैं, और उनका प्रोटेक्ट किया जाता है आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट है नीलगिरी थार सेंसस। Kerala and the Tamil Nadu will jointly conduct a Nilgiri Thar census in April 2025। 260 सेंसस ब्लॉक उसमें किए जाएंगे 50 साल के बाद। कहाँ पर? एराविकुलम नेशनल पार्क के 50 साल पूरे होने पर हम उनको काउंट करेंगे और कुछ नहीं है। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्रियस। इट इज द ओनली माउंटेन ungulate endemic to southern India and the state animal of Tamil Nadu। तो ये स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु है, इसको हम काउंट करने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। इसका एंडेंजर्ड स्टेटस है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल नंबर 1 के अंडर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना। प्रोजेक्ट नीलगिरी तार, ठीक है, 2022 से 2027 के लिए चलाया गया। इसमें हमें इनकी पॉपुलेशन को काउंट करना है। व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी, V2G टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा साइंटिफिक समझना। रिसेंटली जो आपकी केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है KSEB, और उसने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है पायलट V2G प्रोजेक्ट। क्या है? तो सिंपल याद रखना, व्हीकल टू ग्रिड इज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू सेंड स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बैक टू द पावर ग्रिड व्हेन दे आर नॉट इन यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। व्हेन एन EV इज आइडल and connected via a bi-directional charger, it can act as a decentralized battery energy storage system, contributing electricity to the grid. V2G supports both charging and discharging of EV batteries, creating a two-way energy flow। यानी कि बाइक चलती रहेगी, साथ साथ आपकी जो बैटरी है वो भी क्या होती रहेगी? चार्ज होती रहेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको किसने बनाया है? तो सिंपल याद रखना, IIT मद्रास के साथ मिलकर बनाया गया है। ठीक है, और कौन बना रहा है? तो सिंपल याद रखना, केरला स्टेट एनर्जी बोर्ड। ठीक है, तो सिंपल ऑनलाइनर में याद रख के छोड़ सकते हो। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 269.97 करोड़ रुपए एलोकेट किए किसके लिए? इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए दिबांग वैली में। इट इज 3097 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लान्ड इन द दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, जब भी नदी बह रही होती है, डैम बना देते हैं, पानी स्टोर कर लेते हैं, टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन चलता है, बिजली बन जाती है, उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी कहते हैं। EHEP is proposed to be developed as a combination of 2 run-of-the-river schemes. The project proposed the construction of 2 concrete gravity dams, 101.5 मीटर एंड 80 मीटर के 2 डैम बनाए जाएंगे। कौन कौन सी नदी पर? द्री नदी पर और टेंगोन नदी पर। ठीक है, जो कि आपकी दिबांग की क्या ट्रिब्यूटरी है, और उसके ऊपर इसको बनाया जाएगा। द प्रोजेक्ट एरिया फॉल्स अंडर द रिचेस्ट बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस ऑफ द हिमालयन जोन एंड वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी सिंपल याद रखना। कौन सी यहाँ पे बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन कौन से लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं, ट्राइब, तो याद रखना इदो मिसमी ट्राइब यहाँ पर रहती है। ये भी वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, जैसे हमारा वो है ना टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, है ना, कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऐसे जैसे हम अपर सियांग रिवर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने पढ़ा होगा जनवरी फरवरी के हैंड आउट में, है ना। ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर द हेमोफीलिया, ब्रिक इन स्टेम बेंगलुरु में जो है हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर द हेमोफीलिया इन कोलैबोरेशन विद द CMC वेल्लोर। जीन थेरेपी एक बायोमेडिकल टेक्निक होती है दैट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग और रिप्लेसिंग फॉल्टी जीन्स इन ए पर्सन सेल्स टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज। The primary objective is to introduce a functional gene to compensate for a mutated or disease causing gene, से उसे चेंज कर देना होता है। Gene therapy approaches include replacing a mutated gene with a healthy copy,
ठीक है, इनएक्टिवेट कर देते हैं, जो माल फंक्शनिंग जीन होती है उसको चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए हमने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है, तो वन लाइनर में याद रखना। ब्रिक इंस्टेम इज पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। ठीक है, जीन थेरेपी करते हैं, एंटीवायरल, जर्मीसाइडल, मास्क बनाते हैं, किसान कवच बनाते हैं पेस्टिसाइड से बचाने के लिए फार्मर को, है ना। तो सिंपल याद रखना। मीजल्स एंड रूबेला। The measles and rubella elimination campaign 2025-2026 aims to achieve 100% immunization coverage by administering 2 doses of the MR vaccine to all eligible children. Measles is a highly contagious viral disease that primarily affects young children and can lead to serious complications or death, स्पेशली इन malnourished चिल्ड्रन। ठीक है, वीकेंड इम्यूनिटी के साथ। इट इज कोज्ड बाय एन एनवेलोप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस क्लासिफाइड अंडर द जीनस मोरबिली वायरस से होता है। तो उसे बचाने के लिए मोरबिला को लगाने का टारगेट ये सेट किया है। रूबेला क्या है? तो रूबेला इज ए जर्मन मीजल। रूबेला इज ए माइल्ड वायरल इन्फेक्शन दैट प्रीडोमिनेंटली affect children and the young adults. It is caused by the rubella virus। ठीक है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। रूबेला लेस इन्फेक्शियस होता है और माइल्डर होता है किससे? मीजल से, बट इट पोजेस ए मेजर रिस्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। Infection in pregnant women may lead to congenital rubella syndrome, which causes irreversible birth defects like deafness, heart defects, and intellectual disabilities. Rubella and measles may have similar rash symptoms, but they are caused by the different viruses. तो इसको खत्म करने का टारगेट हमने सेट किया और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। रेसिप्रोकल टैरिफ। देखो, जो टैरिफ वॉर है, अभी आप अप्रैल पढ़ रहे हो, लेकिन आप अप्रैल में जून जुलाई अगस्त तक जब पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा टैरिफ वॉर में बहुत बड़ा गेम हो चुका है। जो यूएसए है वो सबके ऊपर क्या लगाना चाह रहा है? टैरिफ लगाना चाह रहा है। यूएसए टैरिफ क्यों लगाना चाह रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि जो एक तरफ पोलराइजेशन हो रखा है RIC, है ना, रशिया, इंडिया और चाइना, और एक तरफ यूएसए, तो वो चाहता है कि ये कमजोर पड़े, क्योंकि इन लोगों ने ब्रिक्स, याद है ब्रिक्स एक ग्रुप है, ठीक है, जो 2009 में बना था। ठीक है, इस ब्रिक्स ने लास्ट ईयर कह दिया था कि हम ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, है ना। आई होप मैं पढ़ा चुका हूं पहले, है ना। और उस ब्रिक्स करेंसी में कहा कि हम डॉलर का डीडॉलराइजेशन कर देंगे। तो यूएसए नाराज होगा। यूएसए ने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। और जैसे ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सब पे टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। और वो वॉर चलते चलते, अभी तो अप्रैल पढ़ रहे हो आप, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, आगे बढ़ते बढ़ते आप पढ़ोगे कि बहुत सारी जगह पर ये चीजें चेंज हो चुकी हैं। भारत के ऊपर अभी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है। फिर वो अगर आप रशिया से तेल खरीदोगे तो 500% टैरिफ लगा देंगे। तो वो सब चला रहा है। तो एक ऐसा टॉपिक है जो आप फरवरी में पढ़े थे, मार्च में पढ़े थे, आपको अपडेट करते रहना है। ठीक है, इसलिए द हिंदू न्यूज एनालिसिस डेली देखना है और उसको आने वाली चीजों को अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ टैरिफ वॉर को, क्योंकि बहुत पुरानी, अब आगे अपडेट करोगे तो नई नई चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? जिस इंटरेस्ट रेट पर, है ना, आरबीआई क्या करता है ना, आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है जिस इंटरेस्ट रेट पर, उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं। और जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई पैसे लेता है किसी कमर्शियल बैंक से, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर यूज्ड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द मार्केट, एंड दीज आर यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एंड इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देयर आर 6 members, 3 are from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 are from the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। And who chairs the MPC? तो याद रखना, गवर्नर ऑफ द RBI chairs the MPC। ठीक है, तो इस बार इन्होंने MPC में रेपो रेट कितना रखा है? तो उसको 6% कर दिया है। ठीक है, आगे पढ़ोगे तो और कम कर दिया जाएगा। ठीक है, MPC जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 2016 में बनी थी। इसका एक फॉर्मूला है 4 + -2, यानी कि कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6, इसके बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। कम ज्यादा हो गया तो तकलीफ हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल याद रखना। और जो MPC है वही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट करके क्या करता है? मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ही आपने इकोनॉमी वगैरह में पढ़ लिया होगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आरबीआई आप जानते हो 1935 में बना था। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। ठीक है, अभी कौन है? संजय मल्होत्रा उसके वो हैं आपके आरबीआई के गवर्नर है आज के दिन। ठीक है, कार्बन टैक्स। रिसेंटली इंडिया along with 62 countries voted in favor for the first global carbon tax on the shipping industry adopted by the International Maritime Organization in London। तो भारत ने उसे सपोर्ट किया है। A carbon tax is an environmental tax levied on the carbon content of fossil
fuels such as coal, oil and the natural gas. The objective is to reduce greenhouse gas emissions by creating a financial disincentive for pollution and encouraging clean energy alternatives. It is calculated based on the amount of CO2 or the other greenhouse gases emitted and promotes a market-based climate solution. Types of carbon tax, emission tax लिया जाएगा, energy tax लिया जाएगा, cap and trade system का tax लिया जाएगा. तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना है. India currently does not have a nationwide carbon tax, but there have been proposals to introduce one. In 2015, India proposed a carbon tax of 50 per metric ton on coal production. Some states like Tamil Nadu have introduced state-level carbon levies. India promotes clean energy and emissions reductions through initiatives like National Clean Energy Fund, National Solar Mission, National Energy Conservation Building. ठीक है, सिंपल सा याद रखना वन लाइनर में. 90th एनिवर्सरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने साल पूरे हो गए? 90 साल पूरे हो गए. तो ये न्यूज़ में आ गया. हमने इसको पहले पढ़ा है काफ़ी बार, है ना. कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो यंग हिल्टन कमीशन. नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था. ठीक है. पहला चेयरमैन कौन था? गवर्नर कौन था? तो सर ओसबोर्न स्मिथ. आज कौन है? संजय मल्होत्रा. ठीक है, समझ गए. एमपीसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाता है, मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मेंटेन करता है. ठीक है, रेपो रिवर्स रेपो ये सब बनाता है. ठीक है, तो इसके 90 साल पूरे हो गए. तो ये न्यूज़ में आ गया और कुछ नहीं है. 1 अप्रैल 1935 को बना होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यंग हिल्टन कमीशन. वही बातें इसमें लिखी हैं. आप पीपीटी शेयर हो जाएगी, आप उससे पढ़ लेना. आपके उसके ऊपर भी मिल जाएगी आपके स्टूडेंट पोर्टल पर. फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे. ठीक है, सेडी देशमुख जो थे वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे. 1949 में नेशनलाइजेशन हो गया था. ठीक है, 1991 में हमारे यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में हमने क्या लेकर आए थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेकर आए थे. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है, करेंसी इशू करता है, ध्यान रखना. महात्मा गांधी की जो फोटो लगाई गई थी उसको स्टार्ट किया गया. ठीक है, तो ये सब यही करता है. करेंसी नोट बनाता है. 1 रुपए का नोट याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, और जो कॉइन्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. बाकी सारे नोट आरबीआई ही करता है. ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना. सभी नोटों पर गवर्नर के साइन होते हैं. 1 रुपए के नोट पर आपके फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर के. ये भी ध्यान रखना. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एंड फाइनेंस मार्केट मैनेजमेंट भी करता है. फेमा एक्ट 1999 जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं ना उसको मेंटेन करता है. फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल बैंकिंग को भी देखता है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सब यही संभालता है. ठीक है, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, है ना, ये सब यही संभालता है. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम क्या है समझना. Recently, the Union Cabinet had approved the Electronics Component Manufacturing Scheme. ठीक है, टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन. भारत को इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया है. इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू एक्सपेंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बियॉन्ड सेमीकंडक्टर्स, आईटी हार्डवेयर एंड मोबाइल फोन्स. नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. तो बेसिक से बात याद रखना. बजट कितना है? 22,919 करोड़ रुपए का. 6 साल का टेन्योर है. 1 ईयर इसका जेस्टेशन पीरियड है. इसमें टारगेट बनाया कि लगभग हमें 59,350 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पाना है, और उससे लगभग प्रोडक्शन करना है 4,56,500 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करना है. तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम? बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ये आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा. इट कैन रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी बाय प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सर्किट बोर्ड्स एंड बैटरीज. इट एम्स फॉर द 59,350 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, enhances value addition, supports self-reliance, it advances make in India. ठीक है, strengthens the tech leadership, it can aid AI, artificial intelligence 1956 जो आया था, internet of things and EV development, stable incentives model rewards turnover and employment creation over mere production increase. IMF cuts global growth outlook. IMF क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. कब बना था? 1944 में. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में. ठीक है, इसकी हेड कौन है आज के दिन? प्रेसिडेंट. तो याद रखना क्रिस्टलिना जॉर्जिवा. ठीक है, इसने बताया कि जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो कम होने वाली है. ठीक है, इट इज ए सर्वे ऑफ prospectus and policies by the IMF staff, usually published twice a year with updates in between. It presents analysis and projections of the world economy in the near and medium term, which are integral
element of the IMF surveillance of economic development. IMF global growth forecast of 2025 cut by 0.5%. ठीक है, तो कितना कम हो चुका है? 2.8 हो चुकी है, इतना याद रखना। ठीक है, 2026 की फोरकास्ट क्या है? 3% हो चुकी है। ठीक है, तो जस्ट फैक्चुअल डाटा है, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्रिएटिव इकोनॉमी। Recently, United Nations Trade and Development released the Creative Economy Outlook 2024. Creative economy, it consists creating, producing and distributing goods and services that use creativity and intellectual capital as a primary input. तो एक नई उसमें ऐड कर दी गई क्या? क्रिएटिव इकोनॉमी, ध्यान रखना। It includes diverse activities, advertising, architecture, arts, design, music, movie production. Main sectors of the creative economy according to the Creative Economic Outlook 2024. 3 sectors are the main contributors. कौन-कौन से? Software service 41.3%, research and development 30.7%, advertising, market research and architecture 15.5%. Globally in 2022, exports of the creative services surged to $1.4 trillion, marking a 29% increase since 2017. क्रिएटिव गुड्स एक्सपोर्ट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस से 90% राइज। ठीक है, तो सिंपल सा पढ़ सकते हैं हम इसको। ठीक है, चलते थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट आता है हमारा साइंस एंड टेक। आर्यभट्ट को 50 साल पूरे हो चुके हैं। याद रखना, आर्यभट्ट हमारी पहली सैटेलाइट थी जिसको हमने कपुस्तिन यार से छोड़ा था सोवियत यूनियन की हेल्प से। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। आर्यभट्ट हमारे एक एंशिएंट क्या थे? इंडियन मैथमेटिशियंस थे जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, पहली सैटेलाइट थी। आर्यभट्ट बनाया किसने था? तो याद रखना, बनाने वाले का नाम क्या था? UR राव, है ना, उडुपी रामचंद्र राव। और इसीलिए उडुपी रामचंद्र राव को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनके नाम पर जो हेडक्वार्टर है इसरो का, उसका नाम भी क्या है? UR राव स्पेस सेंटर कर दिया है 2018 में। पहले उसका नाम आईजैक होता था, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर। नाउ द नेम हैज बीन चेंज्ड एज UR राव स्पेस सेंटर आफ्टर 2018। ठीक है, तो उसको 50 साल पूरे हो गए, तो न्यूज में आ गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आर्यभट्ट was designed to conduct experiments in solar physics and X-ray astronomy. ठीक है, कुछ बातें हैं। Aryabhatta from a short list that included Mitra and Johara, reflecting cultural and diplomatic values. ठीक है, poem 4. What is poem 4? Recently, poem 4 re-entered the Earth's atmosphere and made impact in the Indian Ocean as monitored by the ISRO's IS-4OM system for safe and sustainable space operation management. ठीक है, तो इसरो 19 कब बना था? इसरो तो इसरो आपका 15 अगस्त 1969 में बना था। इसका पहला चेयरमैन कौन था इसरो का? तो याद रखना आपके विक्रम साराभाई। दैट इज वाई विक्रम साराभाई इज ऑल्सो नोन एज, हम उन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस भी उन्हें कहा जाता है। आज के दिन कौन है? तो वी नारायणन। आप जब आप इसे पढ़ रहे हो, है ना, इस समय कौन है? वी नारायणन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। स्पेडेक्स का मिशन है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, हमने पढ़ा था स्पेस डॉकिंग, है ना, स्पेस में ले जाकर हम अपना क्या बनाना चाहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। हम BAS बनाना चाहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, 1990 से चल रहा है, तो हम भी अपना खुद का बनाना चाहते हैं। तो उसको कंप्लीट कर देंगे 2035 में। पहला फेज उसका कब पूरा हो जाएगा? फेज 1 उसका कंप्लीट हो जाएगा कब? आपका 2028 में। ठीक है, तो उसका ये पार्ट और कुछ नहीं है। ठीक है, इसरो DRDO की जो भी न्यूज़ आती है उसको ऑनलाइनर में एटलीस्ट अपने इसरो के हैंडआउट में जोड़ लिया करो। ठीक है, जैसे हमारा वो गया था अभी शुभांशु शुक्ला, है ना, वो स्पेस जाकर आए, वो सब, है ना। चंद्रयान 3 सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट बिकेम द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इन सीटू टेम्परेचर्स नियर द मून साउथ पोल। देखो, चंद्रयान 3 हमारे साउथ पोल पर जाने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बना था। ठीक है, हम वहाँ पहुंचे और वहाँ पहुंचने के बाद हमने एक पेलोड भेजा था जिसका नाम था चेस्ट, है ना, सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। और ये जो था चंद्रमा का, इसने बताया कि जब इसने वहाँ पर उसके सरफेस पे देखा तो यहाँ पर टेम्परेचर था कितना? लगभग 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब 10 सेंटीमीटर की खुदाई की गई तो टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि हो सकता है कि उसके नीचे क्या बने हो? तो वाटर आइस डिपॉजिट उसके अंदर बने हो। तो हम इसकी फर्दर जाँच करने के लिए चंद्रयान 4 भेजेंगे और उसके अंदर हम इसको देख लेंगे। ठीक है,
ये आपके हैंड आउट में भी है, तो आई होप आपने वहाँ भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो जस्ट रिवीजन पर्पज से याद रखना। और किस दिन हम पहुंचे थे चंद्रयान 3, किस दिन लैंड हुआ था? 23 अगस्त को। दैट इज वाई 23rd ऑफ अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द, या रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल स्पेस डे भी मनाते हैं उसको, ठीक है। कहाँ पर पहुंचे थे? साउथ पोल पर। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना था इंडिया। जिस जगह पहुंचे थे उस जगह का नाम रखा था मोदी जी ने शिव शक्ति पॉइंट। जहां चंद्रयान 2 के डेब्रिस गिरे थे उस जगह को कहते हैं हम, 2019 में जो फेल हो गया था चंद्रयान 2, उसे हम कहते हैं तिरंगा पॉइंट। और जहाँ 2023 में 23rd ऑफ अगस्त को हमारा लैंड करता है उसे हम कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और 23rd ऑफ अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पेस डे। इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन कलपक्कम तमिलनाडु में इसको इनॉग्रेट किया गया है। इज लाइकली टू बी कमीशन नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो वन लाइनर में याद रखना। इससे लगभग 50 मेगावाट सोडियम कूल्ड रिएक्टर बनाया जाएगा, ठीक है। इसको भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है, जो 2003 में एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स लगाए जाते हैं। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना कहाँ पर बनाया गया है, तो आपका तमिलनाडु के कलपक्कम में, ठीक है। सिंपल याद रखना। और सबसे पहले कौन सा लगा था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने लगाया था। और वो कहाँ पर लगा था? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पर है आपका? मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव, DRDO है ना, DRDO भी हम पढ़ चुके हैं। इसरो, DRDO सब स्टेटी के पार्ट हैं। DRDO कब बना था? 1 जनवरी 1958। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है? अभी SV कामत, समीर V कामत हैं, ठीक है। इस DRDO ने क्या करता है? सारे डिफेंस के वेपन्स बनाता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब की, है ना, टैंक, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर, सब यही बनाता है। इसने अभी बनाया है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव, ठीक है। उसकी टेस्टिंग कर ली है। 1000 किलोग्राम क्लास का ग्लाइड बॉम्ब डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द DRDO, ठीक है। इंपॉर्टेंटली ग्लाइड बॉम्ब डज नॉट हैव एन इंजन, इंस्टेड इट रिलाइज on the momentum from being dropped from a high flying aircraft and uses aerodynamic surfaces to cover long distances. This enables the launching aircraft to stay away from the enemy's radar and air defense system, thereby reducing risk to pilot while still achieving the accurate strike. तो पहले क्या था? ये दूर से छोड़ देगा तो पायलट बच जाएगा और वो नीचे आके अपने टारगेट को हिट कर देगा। तो ऐसा बॉम्ब बनाया गया, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। 0.6 मीटर का डायमीटर है, ठीक है। 3.4 मीटर के इसके विंग्स लगे हुए हैं, 4 विंग हैं। इट इज एयर लॉन्च्ड ग्लाइड बॉम्ब कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स एट लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन लॉन्च्ड फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड्स टिपिकली ओवर 40,000 फीट। द गौरव कैन ग्लाइड टू ए रेंज ऑफ ओवर 1000 किलोमीटर तक उसका इफेक्ट जा सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया रिसेंटली ऑफर्ड द इंडिजीनियसली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम टू द UAE, हमने UAE को दिया है। तो देखो जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये एयर टू मिसाइल सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, आने वाली मिसाइलों से हमें बचाता है, ठीक है। ये हमने किसको ऑफर किया है? आर्मी को। ये 2014 में बन गया था, आर्मी को इसे 2015 में दे दिया गया, अब हम इसे UAE को दे रहे हैं, ठीक है। वैसे एक हमारा आकाश है ना, आपने DRDO में पढ़ा होगा, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो ये हमारी पृथ्वी, ये अग्नि, त्रिशूल और आकाश, ये डिफेंस सिस्टम है। नाग एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, चलाओ और भूल जाओ, ठीक है। तो उसका पार्ट है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, अगर DRDO हमने पढ़ा है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन 5.8 मीटर लॉन्ग है, डायमीटर 350 mm है। तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब नहीं रटना होता है, ठीक है। जो काम की चीज़ है वो तुम्हें याद रखनी होती है कि वो है क्या, कैसे काम करता है। ESA's biomass mission. The European Space Agency is preparing to launch a landmark space mission called the Biomass Mission, which will provide the first ever comprehensive global measurements of the forest biomass. The European Space Agency is launching a pioneering mission called the Biomass Mission, जो कि 2025 में जाने वाला है, ठीक है। The satellite will be launched aboard a Vega Croquet from the Kourou spaceport from the French Guiana, ठीक है। तो उसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। 666 किलोमीटर ऊपर जाएगा। Biomass mission aims to regenerate the first ever global measurement of the forest biomass, providing data that is currently severely lacking at a planetary scale. आपके जो forest का biomass है उसे स्पेस में ले जाएगा और उस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाएंगे और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना।
निसार हमारा जाने वाला है, ठीक है, जा चुका है अगर मैं आज की बात करूं, है ना, और अगर अप्रैल की बात करूं तो जाने वाला है, ठीक है, ये आपका 30 जुलाई को जाएगा, ठीक है। नासा और इसरो इसको मिलकर बना रहे हैं, ये ज्वाइंट है, ठीक है, इसमें दो बैंड लगे हैं, एस बैंड और एल बैंड, ठीक है, और ये आपकी अर्थ की क्लोजली मॉनिटरिंग करेंगे। ये जा चुका है बेसिकली, है ना, अभी कुछ दिन पहले, है ना, तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। GSLV MK2 से इसे लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, तो सिंपल याद रखना। इट मार्क्स द फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन ऑफ काइंड बिटवीन इंडिया एंड द USA, और इससे क्लोजली मॉनिटरिंग करेंगे अर्थ की, जो लगभग हर 17 डेज में क्या करेगा, अर्थ के चक्कर लगाएगा, और माइनर भी चेंज होंगे तो आपको बता देगा। थर्मल ब्लैंकेटिंग, रडार पेलोड, स्पेसक्राफ्ट बस, एंटीना एंड रिफ्लेक्टर, ठीक है, तो सिंपल याद रखना। इसमें एल बैंड नासा की तरफ से है और एस बैंड आपका इसरो की तरफ से है ना। SpaceX मिशन, ये क्या है, आपका स्पेस डॉकिंग है। हमने STX-01, STX-02 टारगेट को ले गए और हमने स्पेस में जाकर उनको क्या कर दिया, डॉक कर दिया। जैसे अभी मैंने बताया था ना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम बनाना चाहते हैं, और जब हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहते हैं तो इतना बड़ा तो हम ले जा नहीं सकते सैटेलाइट ऊपर, तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ना शुरू कर दिया। जब जोड़ना शुरू कर दिया तो उसे डॉकिंग कहते हैं, तो SpaceX उसी का पार्ट है, ठीक है। James Webb Space Telescope. Recently, scientists have found tentative but strong evidence of possible extraterrestrial life on a distant exoplanet named K2-18b. ये भी हमने पढ़ा था हैंडआउट में भी कि K2-18b एक ऐसा प्लेनेट है जो लगभग 124 लाइट ईयर दूर है हमसे, और इसके ऊपर हमने क्या पा लिया है, लाइफ का होना पाया गया, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है 2021 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, इसने बताया कि वहाँ पर लाइफ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक है डाईमिथाइल डाईसल्फाइड, और जो आपकी डाईमिथाइल डाईसल्फाइड ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमें लगता है कि वहाँ पर लाइफ है, तो हम उसको सर्च करने के लिए जा रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। नासा's Curiosity rover. Recently, NASA's Curiosity rover has discovered carbon-bearing minerals on Mars. मार्स के ऊपर हमने क्या पा लिया है, तो जो कार्बन मिनरल्स हैं वो हमने पा लिए हैं कि वहाँ पे हो सकता है कार्बन्स हो, ठीक है। एस रोबोटिक रोवर लॉन्च्ड on November 26, 2011 abroad on Atlas 5 rocket and landed on the 5th of August 2012। तो ऑनलाइनर में याद रखना। आपका है मेघयान 2025। रिसेंटली द इंडियन नेवी होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियनोलॉजिकल सिंपोजियम टाइटल्ड मेघयान 25। तो इंडियन नेवी, ठीक है, उसका 3rd एडिशन हुआ है, तो सिंपल याद रखना। द इवेंट कमेमोरेटेड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, आपका 1950 के अंदर, ठीक है। और आपका जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है उसकी थीम क्या है, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ये क्या करता है, आपके जो आपके डिजास्टर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो देता है आपको ना, वार्निंग देता है, वेदर फोरकास्टिंग काम करता है। जैसे भारत में IMD है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब बना था, 1875 में, और ये क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिंपल याद रखना। कस्टमाइज सैटेलाइट डेराइव्ड वेदर प्रोडक्ट्स विद सिक्योर individuals logins for naval meteorological offices। एक्सरसाइज डस्ट लीग, ये किसके साथ हुई है, तो ये हमारी इंडिया उज्बेकिस्तान की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, पुणे के औध के अंदर ये हुई है, ठीक है। एक्सरसाइज डस्ट लीग इज एन एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो अल्टरनेटिवली होती है, भाई इंडिया में एक बार उज्बेकिस्तान में, 2024 में उज्बेकिस्तान में हुई थी, इस बार ये इंडिया में हो रही है, तो वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। कहाँ हो रही है, किसके बीच हो रही है, बस इसना थीम कितनी है, तो ज्वाइंट मल्टी डोमेन सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन सिनेरियो। नेक्स्ट एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प क्या है, तो इंडिया और US विल किक ऑफ द 4th एडिशन ऑफ देयर मेजर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज कॉल्ड टाइगर ट्रम्प। इट इज एन इंडिया US ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, ठीक है, सिंपल याद रखना, ठीक है। एक्सरसाइज इंदिरा, फिर एक एक्सरसाइज आ गई, ये भी किस किस के बीच है, तो इंडिया और रशिया के बीच में 6 डे नेवल एक्सरसाइज है इंदिरा, ठीक है। कहाँ पर हो रही है, चेन्नई कोस्ट के ऊपर, ये इंडिया रशिया के बीच बायलैटरल है, ठीक है, 2003 से चल रही है। एक्सरसाइज इंदिरा हैज एपिटोमाइज्ड द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन एंड द रशियन नेवीज, ठीक है।
It is the 14th edition of the exercise is being conducted in two phase, harbor phase Chennai and the sea phase at Bay of Bengal। तो दो जगह पर की जा रही है। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, ये भी एक एक्सरसाइज है, इसको एक आइम कहते हैं। रिसेंटली द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, ए लार्ज स्केल मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिगन इन दार अस सलाम, ठीक है, तंजानिया में हुई है। तो ये भी वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। एक्सरसाइज सारी आपको जानते हो, पहले काफी बार आप लोग न्यूज आपके जीके मुद्रा पढ़ चुके हो, तो उसके अंदर हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, कैसे एक्सरसाइज को याद करना है, कैसे इंडेक्स को याद करना है, ठीक है। अब इसमें 11 नेशन पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, ठीक है, जिबूती कहते हैं, अरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सिचेल्स और साउथ अफ्रीका, ठीक है, सिंपल याद रखना। Navy Marine Expanding Ship Interaction System, Philippines recently confirmed the deployment of US anti-ship missile system for the first year बालिकातान military exercise। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज है वो भी किसके साथ हो रही है, तो आपके फिलीपींस और यूएस के बीच में, ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। चलते नेक्स्ट, आगे आ गए अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स दिए गए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे अवार्ड्स के अंदर आप पढ़ोगे मैकग्रोन मेमोरियल मेडल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे इसमें आकर्षक श्रोफ नेशनल यूथ अवार्ड मिला इनको, ठीक है। दलाई लामा, इनको गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आपका जो मित्रा विभूषणा है उनको पीएम मोदी को वो अवार्ड दिया गया है, श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो सिंपल याद रखना, आगे वाले जो पोर्शंस बचे हैं, जैसा कि मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, जैसे अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, इंडेक्स, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, ये डेज, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको अभी जस्ट रीड कर लेनी है, क्योंकि वो याद समझ नहीं आती, आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम होते हैं बेसिकली। तो एग्जाम से 10-15 दिन पहले इन सभी जीके मंत्रा को प्रिंट करा लेना है अभी, और एग्जाम से 10 दिन पहले क्या करना है, सभी जीके मंत्रा का एक साथ स्पोर्ट्स निकाल लो, तो सारे साल भर की स्पोर्ट्स न्यूज आ जाएंगी, एक साथ पंच कर लो और उसे पढ़ लो। 5 बार पढ़ लेना, एक दिन का गैप देके, एग्जाम में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, क्योंकि हमारा एग्जाम मेनली क्या होता है, पैसेज बेस्ड होता है, लेकिन कई बार रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से आ जाते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में कई बार क्रिकेट से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, विराट कोहली से, सचिन तेंदुलकर से, आपसे टाइटल पूछ ले, अवार्ड पूछ ले, है ना, बुक्स एंड ऑथर पूछ ले, तो आपको घबराना नहीं है। अभी पढ़ोगे आप डेफिनेटली भूल जाओगे, जनवरी का पढ़ा हुआ दिसंबर तक कहां से याद रख लोगे। अगर न्यूज होती, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ करता, कॉन्सेप्चुअल होता तो याद रख लेते। तो जैसा मैंने समझा रखा है, प्रिंट आउट कर लेना है, जब एग्जाम पास आए तो इन सारे जो रीडेबल जो चीजें उनको रीड कर लेना है। जैसे आपके अवार्ड्स वगैरह है ना, रीडेबल है, प्रेसिडेंट मुर्मू की सिटी ऑफ ऑनर दिया गया इनको, है ना, नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड राजेश उन्हीं को मिला, ठीक है ना, सुदर्शन पटनायक, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप वैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे का जो आगे का पोर्शन बचा है, जैसे स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया गेम्स बिहार में हुए थे पहली बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किसने कौन सा अवार्ड जीता ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट किया, है ना, होस्ट स्टेट बिहार था, है ना, लॉन्च कहाँ पर हुए, संवाद हॉल में। तो ये सब बातें आप एग्जाम से पहले जस्ट पढ़ लेना, अभी जस्ट एक बार रीड करके छोड़ देना ना, समझ गए। जैसे U18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप, ठीक है, मियामी ओपन हुआ, ठीक है, बहराइन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, तो ये सब पढ़ सकते हो, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, है ना। तो ये बाकी का जो पोर्शन आप ऐसे कवर कर सकते हो। जैसे बुक्स है, ग्रेट कॉन्साइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, किसने लिखी है, संजीव चोपड़ा ने। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ, द ग्रेट कॉन्साइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इज बुक इज रिटन बाय, तो आपको पता होना चाहिए संजीव चोपड़ा। तो जस्ट वन लाइनर है, रीड कर लेना आप, ठीक है, समझाने का इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे आई एम सर्कुलर, ये किसने लिखी है बुक, है ना, तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। कश्मीरी शॉल, ठीक है, रोजी थॉमस ने लिखी है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे इंपॉर्टेंट डेज, एक दिन अप्रैल 3 छत्रपति शिवाजी महाराज डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे बनाते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे बनाते हैं ना। ऐसे इंपॉर्टेंट डेज भी लिखे हुए हैं, जैसे 10 अप्रैल महावीर जयंती, पार्किंसन डेज, है ना। तो आप ये भी एक बार रीडेबल है ना। बाकी जब आप द हिंदू पढ़ते हो तो मैं डेली बताता ही हूँ कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, तो आप वहां से भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है। मिसलेनियस है ना, जो मिसलेनियस न्यूज थी वो है इसमें, ठीक है।
उसके बाद करंट अफेयर के 100 क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लास्ट में आंसर्स भी दिए गए हैं। तो आपने जितना पढ़ा है उसकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।